ठीक है, तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये तुम एक बार देख के थोड़ा सा समझ के और फिर अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। लेकिन मैं ये सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये नोट्स आप पे वर्क तभी करेंगे जब या तो आपने क्लास अटेंड करी हो जो अभी चल रही है, जैसे इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें नोट्स, या फिर तुमने चैप्टर पढ़ा हो अच्छे से, या भी नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। आप लोगों ने अगर पढ़ाई नहीं करी है उस चैप्टर की, जैसे मान लो वेव ऑप्टिक्स के नोट्स आपको बना के दे दिए मैंने कल, अब आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा ही नहीं है, या फिर रे ऑप्टिक्स आपने पढ़ा ही नहीं है, अब मैं माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहा हूँ, टेलीस्कोप डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, या उसमें नोट्स में आपको दे दिए मैंने बना के, आप सोच रहे हो ये एफओ क्या है, ये एफ ई क्या है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको पता होना चाहिए ना ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ये सब होता क्या है। जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी तभी आपको नोट्स हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो नोट्स को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है, पहले लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट एक बार। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग जो यहाँ पे आए हुए हो अभी क्लास में, वो सब इतने सिंसियर तो हो कि एक चैप्टर को एटलीस्ट एक बार तो पढ़ा ही है सबने, पढ़ा है ना भाई? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कोई टॉपिक एक बार भी नहीं पढ़ा है, मतलब पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया है? अगर है तो पहले बता दो, ताकि मैं तुम्हें लेक्चर नोट्स या लेक्चर का कोई वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा पहले से ही। अरे इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें डांटने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ ये चीज। कोई टॉपिक, कोई चैप्टर अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मुझे बता दो, ताकि मैं आप लोगों को कहीं से भी उसका कुछ कंटेंट ढूंढ के पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि हम जब उसकी क्लास लेंगे फ्यूचर में तो आपने एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ होगा वो। बात समझ में आ रही है सबको ये क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ तमन बोलो, कौन सा सर टॉपिक है? मैंने थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी नहीं पढ़ा हुआ है। एक बार भी नहीं पढ़ा है? सर 11th में जब बोर्ड स्कूल के लिए पढ़ा था तब पढ़ा था, उसके बाद ही पढ़ा। ठीक है, तो आई विल शेयर यू द कंटेंट और एनीथिंग दैट इज दैट विल बी गुड फॉर क्विक स्टडी या क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चैप्टर। मेरे को एक बार है ना पर्सनली चैट में भी लिख देना, मतलब मेरे को एक बार टेक्स्ट भी कर देना आप, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर ओके देना। सर। ठीक है? और भी किसी बच्चे को अगर कोई भी ऐसा टॉपिक का इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ वीडियो चाहिए या कंटेंट चाहिए जो नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो मुझे पर्सनली एक बार रिमाइंड करा देना, तो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग जब क्लास में आओगे पढ़ा हुआ होगा आपने एक बार। ठीक है, 11th का 12th का कोई भी टॉपिक को बता दें। ठीक है, लेकिन पहले बताना, ऐसा नहीं कि वो जब उसकी क्लास है उस दिन बता रहे हो तुम। ठीक है बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टॉपिक मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूँ अभी हुदा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में मैं लास्ट वाली क्लास में भी इसलिए समझा रहा था, देखो अब जो बच्चे नए हैं वो भी सुन लो, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इन सब चीजों को बार बार बताने में। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कुछ भी इन क्लासेस में, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। वी आर फोकसिंग ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड गोइंग थ्रू द शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा चीजों के बारे में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन मेन फोकस हमारा थ्योरी पे नहीं है। अगर हम थ्योरी पढ़ने जाएंगे ना, 5 से 6 लेक्चर लगते हैं कम से कम एक चैप्टर को खत्म करने में, है ना, उतना नहीं है हमारे पास टाइम। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप एक बार खुद से पढ़ के आ रहे हो कोई चीज, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पर्सनली बताओ, ताकि मैं तुम्हें उससे रिलेटेड या तो कुछ कंटेंट शेयर करूं, या मैं आपको अपने ही तरफ से टाइम निकाल के उस चीज को पढ़ाऊं। ठीक है, तो ये बात, पहले टॉपिक आपको शेड्यूल मिला हुआ है ना सबको? यस सर। यस हर सर। बच्चे का शेड्यूल तो है ना कि क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे? मुझे बताने की जरूरत है क्या तुम्हें कि भाई अब मंडे को ये टॉपिक चलने वाला है? कुछ नहीं चेंजेस सर। आएंगे तो पहले से बता दूंगा बेटा, वरना वो जो शेड्यूल मिला हुआ है ना आपको, शीट मिली हुई है, मिला हुआ है ना एक पीडीएफ या शीट किसी भी फॉर्मेट में मिला हुआ है ना आपको, यस यस सर। सर। वही फॉलो होने वाला है। उसको देखा करो यार, उसको देखो और पहले से एक्शन लो। तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना कि अरे अच्छा सर तो वेडनेसडे को, आज से 3-4 दिन बाद सर तो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं काइनेमेटिक्स, है ना, या फिर तुम्हें लग रहा है कि सर तो बना ईएमआईएसी पढ़ाने वाले हैं, और फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि ईएमआईएसी में तो मुझे एक बहुत बड़ा टॉपिक आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता है। तो फिर पहले से मुझे बताओ, ठीक है, पर्सनली, ताकि मैं तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ शेयर करूं जो भी तुम्हें हेल्प कर जाए। बात समझ में आ रही है? इतनी जिम्मेदारी लो यार अपनी पढ़ाई की। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक्सपेक्टेशंस क्लास में मत रखना कि कोई टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। अब क्रैश कोर्स है बेटा, ये क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि जितना जल्दी हम कर सकते हैं किसी टॉपिक को कवर उतना करेंगे। ठीक है बेटा, खुदा, इज दैट फाइन? आगे के लिए यस समझ सर। में आ गया है ना? यस सर। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। काफी टाइम हो गया बातों में।
आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन बच्चों, बताना आप लोगों को विजिबल है या नहीं। सब विजिबल है। विजिबल है? क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या दिख रहा है? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आज कंप्लीट करेंगे हम, बिकॉज बहुत कम टाइम है हमारे पास, ठीक है? चलो भाई, तो ऑप्टिक्स के लिए छोटा सा फ्लो चार्ट बना लिया जैसे हमने, कि हम क्या क्या पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। इसको हम दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आए या कुछ दिखे नहीं तो बता देना। दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या क्या कवर करते हैं? हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डील करते हैं मेनली, ठीक है? ये दो फिनोमेनाज ही आपके सिलेबस में है मेनली, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा है प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से, ये दोनों चीजें हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, है ना? रिफ्रैक्शन का अच्छा खासा सिलेबस है, जिसमें कि मेनली स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल्स लॉ सबको पता ही होगा, पढ़ा हुआ होगा सबने, है ना? तो इसमें भी अलग अलग सर्फेसेस होती हैं, जैसे कि हम जब हम प्लेन सर्फेस से बात करते हैं तो जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली किस पे बनते हैं? या तो एपरेंट डेप्थ निकालने पे, या फिर जब हम स्लैब को शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उनको कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? ये रिफ्रैक्शन का पार्ट होते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये टॉपिक आ जाता है जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसपे कि क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेथड में आपको बस फॉर्मूले जो जो मतलब रिजल्ट्स है ना बेसिकली, वो याद रखते हैं, और क्वेश्चन एक या दो इस पे कर लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है? इसके अलावा हम स्फेरिकल सर्फेसेस जैसे कि लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना? इसके अलावा हम एफ इक्विवेलेंट निकालते हैं। एफ इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस करे हुए हैं हम लोगों ने, याद आ रहा है आप लोगों को? जब हम यस। इक्विवेलेंट लेंथ निकालते हैं, है ना? पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जनरल फॉर्मूला क्या होता है पावर का? 1/f। 1/f। यस सर। और यूनिट क्या होती है पावर की? मीटर। डायोप्टर। डायोप्टर, है ना? डी, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो एनसीईआरटी में तुम पढ़ चुके हो, है ना? बोर्ड्स के लिए आप पढ़ चुके हो बेसिकली, है ना? इसके अलावा लेंस और मिरर का अगर कॉम्बिनेशन बना दें तो उसमें भी एफ इक्विवेलेंट निकालना हमें आना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं वो चीजें मेंशन्ड है ना? प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्रिज्म बहुत फेवरेट टॉपिक है नीट का, ठीक है? प्रिज्म के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछता है, स्फेरिकल मिरर के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, सॉरी, टीआईआर पे भी क्वेश्चंस आते हैं काफी। तो ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं नीट के, तो ये हमें कंप्लीट करके जाना है अच्छे से कम 5 से 10 क्वेश्चन होने चाहिए इसमें, ठीक है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है और हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए, तो इन पे भी आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, बिफोर आई स्टार्ट द शॉर्ट नोट्स रिवीजन, थोड़ा मैं रिवीजन इसका करा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ आपको दो में। अगर आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी, इसमें क्या होता है कि कई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? डिफिकल्ट क्वेश्चन एज इन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गया, सो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, इमेजिनेशन में दिक्कत आ रही है, ऑब्जर्वेशन में, है ना, डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। अब मान लो ऑप्टिक्स के दो क्वेश्चन आया, एक आया थ्योरेटिकल, एक आया न्यूमेरिकल। तुमने थ्योरेटिकल लेट से सॉल्व कर लिया, टाइम नहीं दिया उसमें, सॉल्व हो गया तुमसे। न्यूमेरिकल तुमने पिक किया, अब उस न्यूमेरिकल को डिकोड करने में ही तुमने 3 मिनट लगा दी। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। डिकोड ही नहीं हो पाया वो, उसका डायग्राम ही नहीं बन पाया, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई कि ये पूछना क्या चाह रहा है। अब उस केस में क्या होगा, जो इजी क्वेश्चन से आगे जो आने वाले हैं, जैसे मान लो ईएमआई का कोई इजी क्वेश्चन आ गया, है ना, या फिर तुम्हारा सर्कुलर मोशन का कोई इजी क्वेश्चन आ गया, वो छूट जाएंगे। तो करना क्या है, टॉपिक छोड़ना नहीं है, टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं मैं। इसमें आपको मेन जो प्रिपरेशन का फोकस रखना है वो रखना है पीवाईक्यूज पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो अच्छे से प्रैक्टिस, नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो, इतना इनफ है।
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल तभी सॉल्व करो अभी प्रिपरेशन में जब बेसिक सारे कंप्लीट हो। ठीक है, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से आते हो तुम्हें, या बेसिक क्वेश्चन सारे अच्छे से आते हो, फॉर्मूले सारे रिवाइज्ड हो। यही बात क्लियर है सबको? यस सर। टॉपिक को टैकल करने का एक अलग तरीका है, तो ध्यान से सुना करो जब भी कोई चीज बताई जाए, है ना, इग्नोर नहीं करना है। लिखना है तो लिख भी सकते हो। हर टॉपिक एक ही तरीके से टैकल नहीं होगा, है ना, टाइम कम है, बहुत ही समझदारी से ऑपरेट करना पड़ेगा। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. So in reflection, the first phenomena that we discuss in geometrical optics, ये चीजें हमें पता है, बेसिक चीजें, कि I इक्वल्स टू R होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन जिन पे बनेगा नहीं, लेकिन इनको यूज करना पड़ेगा आगे। ठीक है, इसके अलावा वेक्टर फॉर्म है इसका, जो कि आप याद रख सकते हो। इस पे क्वेश्चन बनेगा नहीं, जनरली जेई मेंस में बनते हैं इस पे क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, बट स्टिल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर आता है क्वेश्चन तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर्स आपको सबको समझ में आते हैं। इसमें क्या आई कैप, एन कैप और आर कैप क्या है भाई? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और एन नॉर्मल वाला हो गया, है ना। एंगल आपको पता है ये इक्वल बनाते हैं, आई और आर एन के साथ में इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो जो फॉर्मूला बन जाता है वेक्टर फॉर्म में, वो बनता है आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप, और फिर इसका भी डॉट लेना है एन कैप के साथ में। डॉट प्रोडक्ट समझ में आता है सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो ये फॉर्मूला मेंशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर क्वेश्चन आते हैं इस पे आपकी प्रैक्टिस में, तो आप इसको यूज कर सको, अदरवाइज इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं करना है। तो आगे चलते हैं। मिनिमम मिरर लेंथ टू सी वंस इमेज। वंस इमेज मतलब खुद की इमेज देखने के लिए। अब इस पे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे पक्का, ऐसे क्वेश्चन देखे कभी कि यस सर। Yes, कितनी sir. height होनी चाहिए आपकी खुद की, या कितना दूर आप प्लेस करो खुद को, है ना, या कितनी हाइट पे प्लेस करो खुद को या मिरर को कि आपकी पूरी हाइट दिख जाए, है ना। करे होंगे ऐसे क्वेश्चन आपने, कि जमीन से कितना ऊपर प्लेस करोगे आप मिरर को, और कितनी हाइट का मिरर होना चाहिए कि आप जो पूरे, आपकी मान लो आपकी हाइट है 6 फीट की, तो आप पूरे दिख जाओ उस मिरर में, राइट। तो इसमें हम क्या चीजें याद रखते हैं? एक तो ये याद रखना है कि अगर आपकी हाइट h है तो आपका मिरर का साइज कितना होना चाहिए भाई? h/2। आधी लेंथ का मिरर होना चाहिए, हाफ लेंथ का मिनिमम। ठीक है, बड़ा होगा तो और भी बढ़िया बात है, पर मिनिमम इतना होना चाहिए, दिख जाएगा आपको। और कितना ऊपर प्लेस करना है? h/2 हाइट ऊपर प्लेस करनी है ना, जमीन से, ये सरफेस से जहां से आप ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है आपका, वहां से h/2 डिस्टेंस ऊपर अगर आप प्लेस करोगे मिरर को, तो आपका ऑब्जेक्ट पूरा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका टॉप पॉइंट है आई लेवल, उसको मिरर के टॉप पॉइंट से कोइंसाइड करते हुए, है ना, या पैरेलल आपको रखना है। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये केस बनता है बेसिकली, जिसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है नीट ने, है ना, या पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा नोट्स में, मैंने तुम्हारे लिए बनाई भी हुई हैं। पॉइंट इज, अगर आप केवल नोट्स पढ़ के भी जा रहे हो, केवल अगर आपको टाइम नहीं है, टाइम है तो पूरा पढ़ो, नोट्स पढ़ो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप केवल ये भी पढ़ के जाओगे तो भी आपका काफी सारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। एंगल ऑफ डेविएशन में पता है क्या होता है? जब भी कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएशन हुआ है, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। इसकी वैल्यू सबको पता है क्या होती है? पाई माइनस 2i, 2i। है ना। इसमें पाई क्या होता है भाई? 180। यस सर। मतलब 180 होता है ना, वैसे भी डायग्राम से भी देखो निकाल पा रहे हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है? 180 डिग्री, ये पाई एंगल होता है ना। और i प्लस आई कितना हो गया? 2i। तो जो डेविएशन आया वो कितने का आया? पाई माइनस 2i, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोटेशन। तो जैसे कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जो डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप हमेशा डायग्राम देख के या फिर क्वेश्चन को समझ के बताना कि एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। बात समझ में आई सबको? यस सर। इसका ध्यान रखना। ऑल्सो कई बार ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जिसमें कि दो मिरर को रख दिया जाता है साथ में, किए ऐसे क्वेश्चन हमने, यस सर। है ना। M1 और M2 दो मिरर को
कंबाइन करके रख दिया जाता है और इस पे कोई लाइट इंसिडेंट की जाती है, जैसे कि ये कर दिया हमने इंसिडेंट। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे जाएगी, इस पे टकराएगी और यहां से Yes. भी रिफ्लेक्ट होगी, है ना, यानी कि 2 बार रिफ्लेक्शन होगा टोटल, है ना। अब अगर 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो आपका डेविएशन भी 2 बार होगा। ओरिजिनल पाथ से पहला डेविएशन Δ1, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन वो Δ2, तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा भाई? Δ1 प्लस Δ2. Δ2। इसका फॉर्मूला होता है 2π - 2 थीटा, और थीटा क्या होता है इसमें? एंगल बिटवीन द M1 and M2. मिरर्स, है ना, M1 एंड M2, एंगल बिटवीन द मिरर्स। ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. Yes. So this formula you can use directly to find the value of delta net. अब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख गया, थीटा भी दिया हुआ है और नेट डेविएशन पूछ लिया, तो तुम सब इसमें सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे, डायरेक्ट 2π - 2 थीटा लगा के आंसर निकालोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे काम आते हैं। आप जो ये टाइम बचाओगे इस फॉर्मूले को यूज करके, एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, वो टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रहा होता है या जो सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हैं कि मैं कौन से क्वेश्चन में कैसे टाइम बचा सकता हूँ। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम एक और केस ले लेते हैं, सब केसेस डिस्कस कर रहे हैं हम जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, सब केसेस हैं ये भी केसेस ही हैं जो हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पे, है ना। मिरर को अगर रोटेट कर दें तो हमसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जैसे कि अगर हमने रोटेट कर दिया मिरर को थीटा एंगल से, है ना, थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे रोटेट हो जाती है बच्चों? 2 theta. Theta. है ना। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर आपने मिरर को रोटेट कर दिया 15 डिग्री एंगल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगी या फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, राइट। सेम तरीके से हमें पता है कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है क्या? Yes, sir. है ना। तो अगर हम जितना एंगल से रोटेट किया है उतने ही उसी के प्रोपोर्शन में अगर हम ओमेगा को ऑब्जर्व करें या फिर एंगुलर वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का भी ओमेगा कितना हो गया है? ट्वाइस हो गया है ना। जैसे थीटा ट्वाइस होता है वैसे ओमेगा भी ट्वाइस हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन के केस में। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes. Sir. आगे चलते हैं। इमेज वेलोसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी तुम लोगों ने देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर vo है और उस ऑब्जेक्ट को जब आप मिरर में देखोगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इमेज की? vi। अब इस केस में अगर आपने मिरर को भी चला दिया, ऑब्जेक्ट चल ही रहा है, इमेज भी चलेगी, ऑब्जेक्ट चलेगा, तो बोलो हाँ या ना, है ना। Yes. भाई मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी इमेज भी चलनी चाहिए ना, तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। और सेम वेलोसिटी से भी चलती है अगर मिरर अपनी जगह पे रुका हुआ है तो रेस्ट पे, तो है ना, ये भी पता है हमें। लेकिन अगर मिरर भी चल गया, मिरर को भी चला दिया v वेलोसिटी से, vm वेलोसिटी से, तो फिर क्या होगी इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीका होता है ये कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। क्या ये देख पा रहे हो आप? Yes, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। फिर भी इसका जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर याद रखना। आंसर जो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज का, ये होता है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दीज ऑल आर द वेलोसिटीज नॉर्मल टू द मिरर सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना आप। इसमें ऐसे केसेस भी बनते हैं जब नॉर्मल नहीं होता मिरर सरफेस से, पर नीट जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, समझ लो जैसे किसी एंगल पे चला दिया, ये एंगल पे चला दिया, ये 37 डिग्री के एंगल पे तुमने चला दिया किसको? ऑब्जेक्ट को। मिरर अभी भी ऐसा ही है, मिरर ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अब जो तुम्हारा इमेज है वो कोई सीधा थोड़ी जाएगा। अब अभी भी जाएगा क्या वो अलोंग द मिरर या परपेंडिकुलर मिरर? नहीं ना, वो उसको भी किसी एंगल पे जाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अरे बात समझ में आ रही है? एंगल पे जाना पड़ेगा ना इमेज को भी, अगर ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे चला रहे हो तो। नहीं Yes, समझ में आया sir. क्या बोल रहा हूँ? आ गया. Yes, sir.
लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली नीट नहीं पूछता, इतना परेशान नहीं करता नीट हमें, है ना। नीट बोलता है कि यार तुमको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लो, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो। काजल म्यूट कर लो बच्चा। चलें आगे, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फिजिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये पता है ना सबको, यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एम का मतलब क्या हो गया, वीओ माइनस वीएम। सेम तरह से यहाँ नेगेटिव साइन है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों है, कोई बता सकता है? सर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। Direction. डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वल नहीं हो सकती है, अगर इक्वल होती तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, उसकी ही तरफ आ रही होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज भी आगे जाएगी। कोई ऐसा तो नहीं सोचता कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज को भी मिरर की तरफ आना पड़ेगा, नो सर। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मतलब यहाँ पे मिरर भी आपका आगे मूव कर रहा है, दिख रहा है सबको, यस सर। मिरर भी आपका मूव कर रहा है आगे, है ना। तो ऐसे डाउट्स नहीं लाने दिमाग में। जब भी डाउट्स आते हैं ना तो पता है कौन हेल्प करता है, फॉर्मूलास। होता है ना कभी कभी हमें डाउट आने लगते हैं सवाल सॉल्व करते वक्त ही, कॉन्सेप्ट में डाउट आने लगते हैं। यस सर। जिन्होंने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की वो समझ पा रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी हम सवाल सॉल्व करते हैं ना तो हमें डाउट आने लगता है कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, ये गलत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं पढ़ के आ गया। फिर हमें अगर फॉर्मूला क्लियर होता है कि क्या होता है और कैसे यूज करना है, तो उस सवाल को हम सॉल्व करके ही आगे बढ़ते हैं, है ना। और तुम्हारा प्राइमरी मोटिव नीट में यही है, कॉन्सेप्ट जितना पढ़ना था तुम पढ़ लिए, अभी जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका पेपर निकालना है, वो ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो तभी निकलेगा जब आपको क्लैरिटी होगी चीजों पे, ठीक है। तो जो भी पढ़ा हुआ है उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई क्या चीज है और कैसे यूज करनी है। आगे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर, इंपॉर्टेंट टर्म सारी पता है हमें। रेडियस ऑफ अपर्चर, क्या होता है भाई रेडियस ऑफ अपर्चर? सर रेडियस होता है क्या होता है? पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस। जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर है आपके स्फेरिकल मिरर का, उस पॉइंट से लेकर आपके टॉप पॉइंट तक के, है ना, उस तक का डिस्टेंस जो होता है वो उसको अपर्चर बोलते हैं। ये बेसिकली ये भी डिसाइड करता है कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो कैसे वो इमेज कैसे प्रोड्यूस करेगा, कितनी कितनी डिस्टेंस पे प्रोड्यूस करेगा। अगर आप अपर्चर चेंज करते हो तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होती है क्या? यस सर। है ना, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है ना बेटा ये तो। अगर आप अपर्चर चेंज करोगे मिरर का तो उससे चेंजेस आएंगे ना सारे वैल्यूज में भी, बाकी वैल्यूज में भी नहीं आएगा? आएगी सर। आएगी, ठीक है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, ये 9th 10th में आपने पढ़ी हुई ये सब चीजें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली चीज है वो क्या है कि आप लोगों को फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए स्फेरिकल मिरर्स के, ठीक है। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस बेसिक वाले सारे आने चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको अच्छे क्वेश्चंस की। जैसे कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रे आती है पैरेलल, तो वो फोकस से पास करती है, और जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको अगर आप ज्वाइन करते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से तो वो बराबर एंगल बनाता है इंसिडेंट रे से और रिफ्लेक्टेड रे से। ये पता है सबको? यस सर। इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हो, ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हो, पर प्रूव करने का ना तो टाइम तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, ठीक है। और तुम्हारे पास भी नहीं है, ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि घर पे बैठ के प्रूव करने मत लग जाना। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी चीज है अनटिल अनलेस वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट हो, प्रूव करने का टाइम नहीं है अब तुम्हारे पास। प्रूफ देखना है, करना है या समझना है तो तभी करो जब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे गॉस लॉ अगर नहीं समझ में आता है ना, तो उसको समझो, उसका प्रूफ भी देखो अगर देखना है तो, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका देख सकते हो, वरना हमारे पास टाइम नहीं है प्रूफ देखने का। आगे चलते हैं। जो एफ पी होता है इसको आप जनरली फोकल लेंथ बोलते हो, राइट? यस सर। है ना, फोकस या फोकल लेंथ बोलते हो आप इसको। अब आप इसको केयरलेसली r/2 बोल तो देते हो कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो होता है, ये बोल देते हो ना कि सर r/2 10 में पढ़ा था। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये केवल पैरेक्शियल रेस के लिए होता है। पैरेक्शियल रेस यानी जो पैरेलल होती है एक्सिस की, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके जो पैरेलल रेज होती है, ठीक है,
उनके लिए ये होता है कि आपका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। वरना ये जो एंगल दिख रहा है ना, थीटा एंगल जो तुमने बनाया है अभी इंसिडेंट रे के sir. साथ, सेंटर के साथ, ठीक है, इसका एक सेक थीटा वाला टर्म भी इंक्लूडेड होता है जब आप एफ पी या फोकल लेंथ निकालते हो। वो होता है r माइनस r/2 सेक थीटा। अब पेरेक्शियल रेस के लिए सिंस ये बहुत क्लोज होती है एक्सिस से, हम थीटा को अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत स्मॉल होगा, और इस वजह से इस पूरे टर्म को हम एमिट आउट कर पाते हैं, है ना। इस पूरे टर्म को, सेक थीटा वाले टर्म को हम 1 मान पाते हैं, और ये r माइनस r/2 बचता है टर्म, जो कि r/2 ही बचता है, और हम बोल पाते हैं कि फोकल लेंथ r/2 होगा। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? Yes, sir. ये बात आपको यूज लग रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं इतना डिटेल में, पर बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं चीजों पे, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब नीट देगा ना, तो वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे देगा। पेरेक्शियल रेज अगर नहीं है तो फिर r/2 नहीं होगा f। इज दिस क्लियर? Yes, sir. आगे चलते हैं। मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबने? Yes, sir. मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मिरर फॉर्मूले में 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्म नहीं याद रखना है, ये याद अपने आप रहता है तुम्हें याद रखना है ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है यूज करना, और ज्यादा एक्यूरेसी भी होती है इसकी आंसर निकलने की, और जल्दी भी निकल जाता है आंसर। जैसे कि हमको पता है ना, हमने जब लास्ट टाइम अभी अभी कल ही पढ़ा था कि पैरेलल जब रजिस्टर्स होते हैं तो 1/r1 प्लस 1/r2 फॉर्मूला लगाते हैं हम, दो दो रजिस्टर्स का, है ना। लेकिन इसको हम इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बहुत Yes, छोटी sir. बहुत छोटी बात है, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मेट इसका याद रखना है प्राइमरीली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन कन्वेंशन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा परेशानी ही साइन कन्वेंशन करता है। साइन कन्वेंशन हम या तो भूल जाते हैं या गलत लगा देते हैं, इस वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं। बोलो हाँ या ना? होता है ऐसा Yes, sir. ना, साइन की वजह से दिक्कत आती है। साइन कन्वेंशन को सिंपल और स्ट्रेट रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट भूलना नहीं कभी। जैसे कि यू एफ यहाँ पे वी निकालते वक्त साइन के साथ पुट करना है। अब तुमको बेसिक चीज तो सारी पता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ये सब पता है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, Yes, sir. Yes, sir. है ना। मिरर 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 फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन सब कैसे यूज करते हैं पता है ना। Yes, sir. इसके अलावा कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है एफ, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है? Positive. बिकॉज हाँ, बिकॉज उनका जो कर्वेचर होता है उसका डायरेक्शन भी, ये जिस उनकी जो फेसिंग होती है वो भी प्लस या माइनस की तरफ होती है, अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेते हैं। इसके अलावा मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस V/U, और इसका भी ये वाला फॉर्मेट याद रखना है मैग्निफिकेशन का। ये कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, इसमें V की जगह तुमने ये वाला रखा है UF अपॉन U माइनस F, तो ये बन गया है। समझ में आ रही है ना बात सबको? ठीक है, सारी टर्म्स को साइन के साथ यूज करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इरेक्ट इमेज बन रही है तो वो बोलना, मिरर से ऑब्वियसली, अगर इरेक्ट इमेज बन रही है तो वो बोलना चाह रहा है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और अगर इन्वर्टेड बन रही है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, Negative. ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो कि आप बचपन में भी पढ़ चुके हो। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे भी सवाल आ सकता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर हो रहा था अभी तक तो सब चीजें। नोटिस करिए आपने ये चीज कि अभी तक तो आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर था प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। व्हाट इफ अगर आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है? क्योंकि अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो भी इमेज बनने वाला है उसके साइज में या उसके हाइट में डिफरेंस तो होगा ना ऑब्जेक्ट से। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें जो मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? द इमेज लेंथ अलोंग PA यानी प्रिंसिपल एक्सिस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ अपॉन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये PA का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। Yes, sir. तो इमेज लेंथ हो गई A'/B' डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ हो गई AB। क्या ये क्लियर है आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ डिम्पल बोलो, कुछ पूछना है? No, sir. जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है क्या? नहीं रिवाइज नहीं कराऊं नोट्स? क्या लग रहा है तुम्हें?
बोलते भी तो नहीं हो तुम, अपनी रिक्वायरमेंट्स ढंग से बताते भी नहीं हो। चलो कोई, सर हाँ बोलो। सर ये जैसे क्लास के पहले भेज दिया करो ना ये नोट्स, हम पढ़ के आ जाया करेंगे, फिर आप न्यूमेरिकल करा दिया करो। बेटा क्लास के पहले भेजूंगा तो ये तुम्हें समझ में थोड़ी आएंगे, ये जो नोट्स हैं। बताओ, चलो तुम बताओ। अभी आपको बोल दिया मैंने ये पढ़ाने के लिए, तमन पढ़ाएगी हमें ये वाली स्लाइड। पढ़ाओ, अरे पढ़ाओ मतलब सर एक्सप्लेन कर दो। नहीं आएगी ना समझ तमन में, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको मैं जब तक एक बार बताऊंगा नहीं कैसे बने हैं, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो चीजें बहुत ही ऑब्वियस हैं, जैसे कि मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है, ये बात तो तुमको पता है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है ना, वो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना बेटा जो मुझे बतानी पड़ेगी, आप समझ रहे हो। यस सर। तो आपको पहले से भेज दूंगा ना मैं, तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा वैसे भी। उससे बढ़िया आप सवाल सॉल्व करो, है ना। क्लास में मैं जल्दी से क्विक रिकैप देके और क्वेश्चन इस पे करा सकता हूँ, वो ज्यादा एफिशिएंट तरीका है आई गेस, राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी कर यस लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि सवाल भी सॉल्व कर सके। 6 स्टैंडर्ड केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अब सारे जो फॉर्मेशन है वो सबको याद होने चाहिए कि फोकस पे रखा तो कहाँ जाएगा, है ना, फोकस और सेंटर के बीच में रखा तो कहाँ जाएगा इमेज, है ना, अवे फ्रॉम सेंटर रखा तो इन्फिनिटी पे रखा तो, सब पता है ना सबको ये। यस सर। Yes, इमेज sir. फॉर्मेशन है ना, बचपन में भी पढ़े हुए हैं तुम लोग, ये 9-10 में पढ़े हुए हैं, तो ये सारे आपको रिमेम्बर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीफाइड इमेज जो होती है वो दो तरीके से बनती है, इस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो जब बिटवीन एफ एंड सी हो तब बनती है मैग्नीफाइड इमेज, कॉनकेव मिरर की बात कर, और एक ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, जब वर्चुअल इमेज बनती है, जब इनके बीच में रख देते हैं ना यहाँ पे, तो कहाँ बनती है बच्चों, वर्चुअल इमेज बनती नहीं बनती राइट साइड ऑफ द मिरर में। यस सर। Yes. याद आ रहा है ऐसा कुछ। यस सर। Yes, sir. तब भी आपका एम जो होगा पॉजिटिव होगा, एम पॉजिटिव होगा मतलब, सॉरी, जब भी आपकी क्या होगी इमेज, क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी, है ना। रियल इमेज बनती है तो नेगेटिव हो गया, वर्चुअल इमेज बन रही पॉजिटिव हो गया एम। ये आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है। इसके अलावा जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस केस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसी प्लैनेट या सन का जब इमेज बन रहा है किसी मिरर पे, तो उस प्लैनेट का या सन का डायमीटर कितना होगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनटीए पूछने लगा है। अब ये पूछा तो उसने जेई मेंस में, नीट में नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है क्योंकि बॉडी एक ही है जो कंडक्ट करा रही है एग्जाम। तो मैं पहले से इसलिए बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि अगर मान लो पूछ लिया इस बार नीट में तो कैसे करना है। तो कैसे निकालोगे, डी इक्वल्स टू होता है थीटा इंटू एफ। थीटा क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन द मिरर, एंड एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस की वैल्यू या फोकल लेंथ की वैल्यू। सिंस ये इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेस, तो कंसिडर कर सकते हैं कि पैरेलल होंगी। अरे कुछ बोलोगे हाँ या ना, सन को कंसिडर कर सकते हैं ना कि बहुत दूर से आ रही है, लाइट रेस बहुत दूर से आ रही है, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए, राइट। यस सर। तो फोकस पे जब इमेज बनेगी तो एफ होगी उसकी वैल्यू फोकल लेंथ की, और थीटा हो गया एंगल सबटेंडेड, दिया हुआ होगा सवाल में। तो डायमीटर निकाल सकते हैं रेडियंस में, थीटा अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू थीटा इंटू एफ। आगे चलें, ये यस सर। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये। साथ में अब को सवाल इस पे भी आते हैं कि अगर कोई मिरर है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है और मिरर भी चल रहा है, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी सही इमेज की, लेकिन क्या होगी, उसको निकालते कैसे। तो उसका फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाई यू का होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स v बाई यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मिरर। अब इसमें कई बार मिरर की स्पीड जीरो कर देते हैं, है ना, मिरर की वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, मिरर को रोक देते हैं, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है वी आई इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू वी ओ। अब इसमें साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जल्दबाजी के में क्या करते हैं हम साइन भूल जाते हैं, तो यू एफ और वी नॉट का साइन जरूर रखना। वी आई और वी नॉट समझ में तो आ रहा है ना क्या है बेटा। Yes, yes, sir. वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। कोई डाउट इस फॉर्मूले में? पढ़ा हुआ है सब नहीं? यस सर। यू कैन रिमेम्बर दिस ऑल्सो, मतलब यू शुड रिमेम्बर दिस ऑल्सो। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन का पार्ट। एक हाँ चीज बोलो। पूछनी थी हाँ जी। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले वी आई इज इक्वल टू 2 VM माइनस वी नॉट का फॉर्मूला बताया था, वो हाँ। किस चीज में यूज होता है? जैसे कि अभी आपने ये ऐसे ही थोड़ा सा रेप्लिका जैसा ये वाला इमेज वेलोसिटी कौन सा बोल रहे हो आप? जो अभी आपने स्लाइड समझाई है, और एक था वी आई इज इक्वल टू 2 VM माइनस वी नॉट वाला फॉर्मूला। अच्छा, वो सेम आप उसका ही पूछ रहे हो कि जब इमेज प्लेन मिरर की बात कर रहे हो आप बेसिकली। प्लेन मिरर में जब मैंने आपको बताया ये वाला ना। यस सर। हाँ, तो क्या सवाल है आपका? सर, इसमें और वो उस वाले में मतलब क्या डिफरेंस है? बेटा मिरर, ये देखो स्फेरिकल मिरर है, राइट? ओके सर, ठीक है ठीक है। ये प्लेन मिरर है ना? प्लेन मिरर का कोई कर्वेचर नहीं होता ना बच्चा, आप समझ रहे हो? ओ सर, प्लेन यस मिरर सर। का कोई कर्वेचर नहीं होता है ना। प्लेन मिरर में एक बेसिक चीज हम क्या पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू इमेज वेलोसिटी। याद आ रहा है? ऐसा पढ़ते हैं हम, स्पीड बराबर रहती है दोनों की प्लेन मिरर में, है ना। यस सर। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी इमेज की भी हाइट होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस होती ही नहीं है, बहुत इजी होता है प्लेन मिरर में सब कुछ। लेकिन जैसे स्फेरिकल मिरर आता है, चीजें बदलने लग जाती है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 10 मीटर है तो इमेज की हाइट भी 10 मीटर होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। बाकी बच्चों को आ रहा है समझ में क्या पूछा है इसने? यस सर। बालिका ने क्या पूछा है, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। प्लेन मिरर पे प्लेन मिरर वाला फॉर्मूला लगेगा, स्फेरिकल मिरर पे स्फेरिकल मिरर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले रटने नहीं है हमें, समझने, है ना। चलो आगे चले, यस। रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। स्नेल्स लॉ होता है n1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू n2 sin थीटा 2। या फिर जब इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन की बात हो जाती है, रिफ्लेक्शन का मतलब तो समझ में आता है ना सबको? यस सर। अरे रिफ्लेक्शन का मतलब तो समझ में आता है ना? Yes, कौन sir. बताएगा, जल्दी से बता दो। सर जब एक लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है या अवे बेंड होती है, वो अपना पाथ वही फॉलो नहीं करती, वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ। बेंड हो जाती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्यों होता है ऐसा? सर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है ना, इसलिए। बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रे, है ना। रीजंस पता होने चाहिए आपको। रीजंस पता नहीं होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कि बेसिक चीजों के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रीजंस पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, वेवलेंथ चेंज होती है क्या जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? नो No, सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेवलेंथ चेंज होती है, ये किसने बताया था? हु टोल्ड अस कि वेवलेंथ के साथ भी रिलेशन होता है? कॉची फॉर्मूला पढ़ा था एक, यस सर। a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, ऐसा करके कुछ, है ना। पढ़ेंगे इसमें ही देखा था हमने। कोई बात नहीं, पर हाँ ये चीजें याद होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन किस किस पे बनता है, क्वेश्चंस की बात करते हैं डायरेक्ट। एक तो इस पे पूछ लेगा कि आई दे दिया, आर दे दिया, n1 दे दिया, n2 पूछ लिया, है ना। दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, डायरेक्टली स्लेंस लॉ लगाओगे, आंसर आ जाएगा n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। n1 n2 क्या है सबको पता होना चाहिए। n1 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम एंड n2 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड मीडियम, राइट। एज पर दिस फिगर, इस फिगर के हिसाब से तो n2 बड़ा है। n2 बड़ा है कैसे बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। सर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, राइट। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, वरना अवे चली जाती है ना। अब इसमें ये वाला जो रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि n2 बाई n1 शुड बी इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यानी कि स्पीड और वेवलेंथ दोनों के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, या उल्टा बोल लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यानी कि बड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब कम स्पीड, बड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब कम स्पीड। बात समझ में आ रही है? यस सर।
है ना। डेंसर मीडियम का मतलब है, तो वैसे भी समझ में आता है कि डेंसर मीडियम में तो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम ही हो जाती है ना। कॉमन सेंस से आती है ना समझ में हमें ये बात। सो V1 एंड V2 आर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and 2, तो ये याद रखना। अच्छा, कभी यार ऐसे क्वेश्चन ऐसे केसेस पे भी बन जाते हैं जब बहुत सारे मीडियम हो, N1 N2 N3 N4, तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होंगे वैसे वैसे लाइट रे बेंड होगी अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, लाइट रे बेंड होगी। तो इस पे भी स्नेल्स लॉ यूज किया जा सकता है। N1 sin θ 1 इक्वल्स टू N2 sin θ 2 इक्वल्स टू N3 sin θ 3, और इससे हमें पता चलता है कि n sin थीटा बेसिकली कांस्टेंट रहने वाला है। क्या ये दिख रहा है आप सब लोगों को कि Yes, n sir. यस सर। जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, और ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारे सवाल सॉल्व करा देता है ना। स्नेल्स लॉ फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे सवाल जरूर सॉल्व कर लेना, और इस पे इसको पढ़ के जरूर जाना एक बार। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। लाइट रे जब डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से एक स्लैब में जब कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और जब बाहर निकल रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेटरली, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट कैसे करते हैं? टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। ठीक है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन कॉस अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n1 हो गया जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 हो गया जहां पे इमेज बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी सारी चीजें तुम्हें पता ही है, साइन के साथ रखनी है। n2 इज मीडियम वेयर रेज आर गोइंग, ये बात याद रखना। इस फॉर्मूले में n2 हमेशा वो वाला मीडियम है जहां पे लाइट रे जा रही है ना, बाद में जहां जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, देखा होगा तुमने, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में यहाँ पे फिर से एक लेंस वगैरह दे देते हैं आगे। देखा है ऐसे यस सवाल यहाँ पे यस सर। मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं, है ना। तो उसमें भी तुमसे फिर पूछ लेते हैं इमेज का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो उसको टैकल करने का तरीका क्या है कि जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो ये याद रखना कि जब इस वाले सरफेस पे ये फॉर्मूला लगाओगे, तो फिर n1 तुम्हारा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है और n2 जहां लाइट रे जा रही है वो वाला पार्ट है। और जब इस वाले के लिए लगाओगे तब फिर n2 तुम्हारा ऑब्जेक्ट वाला बन जाएगा पार्ट, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes. यस सर। पक्का तुम्हें समझ में आ भी रहा है कुछ? ये तुम ऐसे यस सर बोले आ रहे हो बस। बेटा पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, है ना। जितना जल्दी तुम रिस्पॉन्ड करोगे तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्स की स्पीड डिटरमाइन करेगी कि आप सवाल कितने सॉल्व कर पा रहे हो क्लास में। ठीक है, अदरवाइज मुझे इससे स्लो भी पढ़ाना पड़ सकता है अगर तुम धीरे धीरे बोलोगे या रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो। ठीक है, थिन लेंसेज के केस में पता ये लेंस फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस वी इक्वल्स टू, सॉरी 1 माइनस वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। इसका भी आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है, एफ जो है पॉजिटिव होता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए और नेगेटिव होता है डाइवर्जिंग लेंस के लिए। कौन सा होता है कन्वर्जिंग लेंस? कन्वेक्स लेंस। Convex. कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग क्या हो जाता है? कॉनकेव लेंस। ये चीजें पता है हमें। अगेन दिस इज वैलिड फॉर पैरेक्शियल रेज। पैरेक्शियल रेज नहीं होंगी तो आप ये फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ये वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगेन मैग्निफिकेशन इसमें भी हो जाएगा वी बाई यू, उसमें साइन के साथ होता है नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव साइन के साथ होता है एफ अपॉन यू प्लस एफ। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात हो रही है ना, लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं हो रही है। देन अगर लेंस रखा हुआ है दो मीडियम्स में, यानी कि लेंस का खुद का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL और सराउंडिंग मीडियम NS दोनों तरफ है अगर उसके, तो उसका R1 और R2 आपको लेना है साइन के हिसाब से, और ये फॉर्मूला निकालना है फोकल लेंथ निकालने के लिए। 1/f शुड बी इक्वल टू NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसमें याद रखना कि दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम सेम रहना चाहिए। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, लेंस sir. के Yes, दोनों sir. तरफ सराउंडिंग मीडियम सेम रहना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक ही मीडियम से सराउंडेड होना चाहिए बेसिकली लेंस, है ना। इसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं, इफ यू कैन रिमेम्बर। इसको क्या बोलते हैं? लेंस मेकर लेंस फॉर्मूला, मेकअप। है ना। NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
जनरली एयर के केस में ये 1 हो जाता है, सराउंडिंग अगर एयर है तो ये NL-1 बन जाता है, इजी हो जाता है फॉर्मूला। ऑप्टिकल पावर पता है ये सबको, 1/FL है ना। लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका इनवर्स या रेसिप्रोकल पावर दे देता है, डायोप्टर होता है यूनिट। FL को साइन के साथ रखना है और मीटर्स में रखना है, ये भूल जाते हैं हम जनरली। ये आपको 9th-10th में भी बताया होगा, इसको मीटर में रखना होता है ना, इसको भूलना नहीं है। यस सर। पावर निकालते वक्त कॉमन मिस्टेक हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, इक्विवेलेंट एफ निकालने का क्वेश्चन आता है। अगर बहुत सारे लेंसेज को डायरेक्टली मिला दिया जाता है या कंबाइन कर दिया जाता है तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनाता है वो कॉम्बिनेशन, वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 1/F1, 1 + 1/F2 + 1/F3, जितने भी हैं उसके हिसाब से। बस जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि आपको साइन के साथ, है ना, हर एफ मतलब हर एफ या फोकल लेंथ को साइन के साथ रखना है। ये पता है सबको, कॉन्वेक्स लेंस Yes, का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है नेगेटिव Positive. होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का क्या होता है? नेगेटिव। 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 याद रखना, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 2 कॉन्वेक्स हैं, एक कॉन्केव है, तो 2 में पॉजिटिव जाएगा, एक में क्या जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये चीज अगर हम ध्यान नहीं देंगे सवाल में, आंसर गलत हो जाएगा। F1, F2, F3 आर इंडिविजुअल फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है इस फॉर्मूले। और कांटेक्ट में होने चाहिए लेंसेज, ऐसा नहीं कि डिस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अगर कांटेक्ट में नहीं है तो। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, इस पे भी सवाल बनते हैं। बेसिकली बेटा मैंने तुम्हारा है ना सारा थ्योरी कवर कर दिया है इसमें, जो भी आपकी शॉर्ट नोट्स है ना, ये इसमें सारे केसेस भी कवर हो गए हैं। दिख रहा है आपको, ये रियलाइज हो रहा है? ये यस सर। सारे केसेस कवर हो चुके हैं मोस्टली। Yes. हो सकता है कुछ छूट गए हो 1-2, बट आपका इसको पढ़ने के बाद कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एटलीस्ट फॉर्मूला वाइज तो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/FM - 2/FL। इसमें FM तो आपका हो जाएगा मिरर का फोकल लेंथ, FL आपका हो जाएगा लेंस का फोकल लेंथ, और दोनों को साइन के साथ रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंस का फोकल लेंथ है तो इसको पॉजिटिव रख देंगे क्या, यस सर। है ना। और मिरर यहाँ पे Yes. अगर कॉन्केव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ क्या रखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। ये क्लियर है सबको? यस अच्छा, सर। यस। तो आंसर है कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो अगर पॉजिटिव आता है तो आपका इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स मिरर है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आता है तो कॉनकेव मिरर। और अगर इन्फिनिटी आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो इनका कॉम्बिनेशन एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। अगर ऑन एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना तुमने जो बना दिया है ये एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट मेथड जैसे हमने डिस्कस किया, इस पे भी सवाल आते हैं कि एक लेंस को आपने डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस से, तो जो फोकल लेंथ है वो निकाल सकते हो क्या? तो फोकल लेंथ निकालने के लिए ही ये मेथड यूज होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर x डिस्टेंस पे आपने शिफ्ट कर दिया, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो f हो जाएगा d² - x² 4d। इसमें d जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो आपने लिया हुआ है फिक्स ऑब्जेक्ट, इसमें याद रखना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कराना है। इस मेथड को यूज करने के लिए लेंस को मूव कराना होता है, ऑब्जेक्ट को एक ही जगह रखना होता है, तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे हम फोकल लेंथ को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। बिना किसी इमेज डिस्टेंस निकाले हम फोकल लेंथ निकालना अगर चाहते हैं तो ये यूज कर रहे हैं हम मेथड। इमेज डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं हम। अगर हम इमेज डिस्टेंस निकाल रहे होते तो हम डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला यूज करते। इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। तो अगर इमेज डिस्टेंस नहीं गिवन है सवाल में और आपको ये गिवन है कि लेंस को मूव किया जा रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट मेथड का दिमाग में हाथों हाथ आपके आना चाहिए, उसी टाइम आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स है डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, और एक्स डिस्टेंस से मूव कराए लेंस को। HO should be equal to √H1 H2. Again, H1 is the image height when lens is at position 1. Position 1 पे जो H है इमेज का वो आपको गिवन होगा अगर इमेज इंट्रोड्यूस करिए इसमें तो, और पोजीशन 2 पे जो हाइट है इमेज का वो H2 है। ये इमेजेस अगर गिवन होती है इमेज डिस्टेंस तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ बोलो।
बोलो बेटा। नो सर, गलती से माइक ऑन हो गया। ऑलराइट, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने ऑलरेडी, है ना। इंसिडेंट रे अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी होती है, बड़ी हो जाती है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो हमारा जो लाइट रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, रिफ्रैक्शन नहीं होता। पढ़ा हुआ है ना ये हमने। यस सर। यस सर। यहाँ पे सबसे बेसिक कंडीशन क्या होती है कि द रे शुड बी मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हाँ सही, तो ध्यान देना है ना, कि डेंसर मीडियम से रेयर जानी चाहिए, रेयर से डेंसर नहीं। क्योंकि कई बार आपको जस्ट टू टेस्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि ना उल्टा भी कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो डेंसर से रेयर अगर जा रही है तो ही आपका TIR हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जो फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का IC, वो यूज उसके ऊपर सवाल बनते हैं जनरली। साइन इनवर्स N2/N1 इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज। क्वेश्चन टाइप क्या क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर पे आपको ये पूछ लिया जाएगा, स्लैब या प्रिज्म पे TIR करवा सकते हैं, है ना। लाइट सोर्स एंड लिक्विड, फाइंड एरिया ऑफ पैच एट द टॉप सरफेस। इस पे जनरली सवाल नहीं पूछेगा, नीट डिफिकल्ट बन जाता है थोड़ा, लेकिन पूछ सकता है। तो आपको मेनली इन दोनों पे फोकस करना है, ये ऑप्टिकल फाइबर और स्लैब और प्रिज्म तो फेवरेट टॉपिक है उसका, तो उस पर तो TIR के क्वेश्चन पूछता ही है वो। प्रिज्म पे आ जाते हैं। प्रिज्म की बेसिक चीजें तुम सबको पता होनी चाहिए। ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सिंस इसमें इंसिडेंट रे जब पहली बार टकराती है प्रिज्म से, तो आई एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती है ऐसे अपने रास्ते पे, है ना। तो अगर मीडियम है, सिंस यहाँ पे प्रिज्म है दूसरा, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो पहला जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो R1 होगा। सिंस ये रे दूसरे सरफेस पे भी जाके टकराएगी और यहां से भी फिर मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहां से भी दोबारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। ये लास्ट वाली रे को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इमरजेंट रे, ठीक है। तो सिंस इसमें दो बार रिफ्रैक्शन हुए हैं, दो सरफेसेस, दो रिफ्रैक्शन, सिंस इसमें दो बार रिफ्रैक्शन हुए हैं, तो कोई ना कोई डेविएशन आया होगा ओरिजिनल पाथ में इंसिडेंट रे के। उस डेविएशन को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। जनरली क्वेश्चन बनते हैं उस पे कि डेल्टा अगर मिनिमम हुआ तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डेल्टा मिनिमम कब होता है? जब I हो जाए E के इक्वल और दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो जाए। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये केस है। इसमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NP है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS है। अगेन दोनों तरफ सेम सराउंडिंग होनी चाहिए, एक तरफ दूसरी एक तरफ दूसरी होगी तो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। इस केस में N1/N2 या NP/NS हो जाता है साइन ऑफ डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। एक छोटा सा केस है थिन प्रिज्म का, जब आपका A बहुत स्मॉल होता है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेल्टा इक्वल्स टू A इंटू NP/NS-1। इसमें भी सराउंडिंग जो है NS, ये जनरली एयर दे देते हैं, ये बोलते हैं कि एयर में रख दिया तुमने हवा में, तो एयर का तो N कितना होता है भाई? 1। 1 होता है। तो और आसान हो जाती है जिंदगी हमारी, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा इक्वल्स टू A इंटू N-1, है ना। क्या बन जाता है? डेल्टा A इंटू N-1। बहुत ही ईजी बन जाता है फॉर्मूला, है ना, जब एयर में रखा हो तो। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो सेम चीज है। डिस्पर्सिव पावर, इस पे भी सवाल आए हुए हैं। डिस्पर्सिव पावर मतलब डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है भाई? जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे टकराती है तो अपने सब्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है ना। डिस्पर्जन पता है ना सबको? तो डिस्पर्जन सिलेबस में नहीं लिखा। डिस्पर्जन सिलेबस में नहीं बेटा, बट डिस्पर्सिव पावर नहीं स्पेसिफिकली हटाया उन लोगों ने। डिस्पर्सिव पावर में क्या है कि ये जो कोचीज इक्वेशन है ना, इस पे सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो बता रहा था ना मैं आप लोगों को कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना, वेवलेंथ ये भी चेंज हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, तो इस वजह से इसको मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बार रीडिंग लगा के चले जाना। ठीक है, रीडिंग लगा के चले जाना, स्पेशली कॉचीज इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन रीडिंग लगा के चले जाना। आगे चलते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप लास्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि आपके सिलेबस में भी है, इस पे सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, इनके सारे फॉर्मूले मैं अभी डिराइव नहीं करवा रहा हूँ ऑब्वियसली, ना तो मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा डायग्राम के साथ। तो एक आध सवाल कर लेंगे, इस पे टाइम बचता है तो। फिलहाल मैं
बता के कि भाई यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको पढ़ लेना है। इसमें आगे चलते हैं डायरेक्टली, चले आगे बच्चों, क्वेश्चन करें अब। यस सर। यस सर। सरस चला गया थ्योरी में ही ना। चलो भाई, सवाल है तुम्हारे सामने, जल्दी से सॉल्व कर दो। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं लिए हैं मैंने, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं नीट में जो आ सकते हैं वही लिए हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी आंसर करने हैं, इजी क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा चुप रहूंगा, बहुत देर बोल लिया मैं, तुम सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। सीबीएसई में एक भी क्वेश्चन नहीं आया लेंस मेकर फॉर्मूला से। बेटा सीबीएसई में तो जरूरी थोड़ी है लेंस मेकर फॉर्मूला से आएगा सवाल, और सवाल कहीं से भी आ सकता है बेटा, नीट में भी। जेई मेंस में ऐसी ऐसी जगह से सवाल आया ना कि बच्चों ने सोचा भी नहीं था, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था इनफैक्ट, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा, और कोई रीजन नहीं है बोलने का। हाँ डिम्पल बोलो। अच्छा आंसर बता रहे हो। यस सर, आंसर। ए ऑप्शन आया क्या? यस सर। बेटा दो बच्चों ने आंसर दिया है, अगर यही करने वाले हो तुम तो मैं फिर बिल्कुल टाइम नहीं देता हूँ, 30 सेकंड्स में स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स। देखो टाइम नहीं है, अब तुमको रियलाइज हो गया होगा ये तो, थ्योरी पढ़ाई है अच्छे से, थोड़ा डिस्कशन करा दिया है, तो अब क्वेश्चन के लिए टाइम निकालना है, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। कैसे किया तमन? सो मैंने वो फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, एफ माइनस यू। यू माइनस एफ या एफ माइनस यू? एफ माइनस यू। आपको रियलाइज हो रहा है कि साइन का कितना डिफरेंस है ना, फर्क पड़ जाता है। यस सर। हम्म। हाँ, कई बार आपको जानबूझ के भी देगा वो ऐसे ऑप्शंस, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -1.5 f। -1.5 f क्यों बोला मैंने? सर क्योंकि वो कनकेव मिरर है और कॉनकेव उसमें। मिरर है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये रीजन, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -1.5 f, यस सर। राइट। इसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v + 1/u वाला, या फिर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? अरे अभी बताया था ना हमें कौन सा यूज करना है मेनली। एफ यू अपॉन एफ माइनस यू। मैंने जो चीजें मेंशन करी ना, इनको रिवाइज करते वक्त ध्यान देना, ये यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, आपको सारी चीजें दी हुई हैं, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है बस। एफ की जगह आप क्या यूज करोगे यहाँ पे ध्यान से? 1 -f, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे आप ये दोनों चीजें, तो v की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बच्चों? -3f। 3। कोई डाउट है क्या इसमें? कैलकुलेशन में अगर डाउट है तो बता दो, अभी मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। नो सर। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो बेझिझक बता दो, अगर नहीं आ रही तो आगे चलते हैं, ठीक है कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter, 20 सेंटीमीटर आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया है ना, मिरर की तरफ कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी व्हाट? क्या फंडा यूज करेंगे हम इसमें? सिंपल सा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेट, वो क्या होगा? दोनों केसेस अभी में जो इमेज डिस्टेंस है उनका डिफरेंस, राइट, यस सर। है ना। दोनों केसेस में जो इमेज डिस्टेंस आ रही है उनका डिफरेंस आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। निकाल दो भाई, केस 1 और केस 2 में, दोनों के केस में, मतलब दोनों में आप इमेज डिस्टेंस निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, v2 - v1, दैट शुड बी योर आंसर।
मुस्कान का आ रहा है बी, तमन का भी बी आ रहा है. ओके, व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम यू गाइस. ठीक है, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं मुझे नीट में. स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं ना, क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं. पहले तो आते थे, मुझे पता है काफी सारे बच्चों को जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से, मोस्ट ऑफ द बच्चों को. लेकिन अभी भी जो आ रहे हैं, मुझे सिंसेरिटी दिख रही है तुम लोगों में. तो खुद पे डाउट मत रखना. ठीक है, इस प्रिपरेशन में 1 महीने की खुद पे डाउट मत रखना. निकाल सकते हो तुम लोग, मेहनत करो बस. करें सॉल्व बच्चों? यस सर. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, V2 माइनस V1 शुड बी योर आंसर, है ना? यस सर. शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, नेट डिस्प्लेसमेंट, जो आपसे सवाल पूछ रहा है. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि 2 केस बनते हैं. पहले केस में जब आप निकालने जाते हो V1, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? केस 1 लिख लो जैसे यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट केस में यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, तो 1/f इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 1/f1 या f? 1/f. यस सर. फोकल लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी क्या? नो सर. फोकल लेंथ थोड़ी change हो जाएगी, है ना? तो 1/f शुड बी इक्वल्स टू 1/v1, आगे बोलो, प्लस 1/u1. यस सर. अरे केस 1 की बात कर रहे हैं ना, सीधे मैं आपको वैल्यूज पुट करके बता रहा हूँ, सॉल्व आप कर लेना. क्या बन जाएगा ये? -1/15 तो बन गया आपका 1/f, यस है सर. ना? 1/v1 आपको निकालना ही है, राइट? और u की वैल्यू क्या रख देंगे? -1/40. 40 सेंटीमीटर. ठीक है, अरे ठीक है, तो यहाँ यस से V1 कितना आ जाएगा? निकाला किसी ने? कितना आ रहा है V1 का वैल्यू? -24. 24. यस सर. ठीक है, केस 2. केस 2 में क्या बन जाएगा भाई इक्वेशन? अब तुमने आगे कर दिया शिफ्ट, अब तुमने आगे कर दिया इमेज को शिफ्ट. ठीक है, यस सर. ऑब्जेक्ट को शिफ्ट, सॉरी. इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 20 सेंटीमीटर आगे. ठीक है, तो पहले 40 था, अब 20 मीटर और आगे कर दिया, 20 बचा. तो क्या बन गया इक्वेशन? -1/15 शुड बी इक्वल टू 1/v2, क्योंकि नई इमेज बनेगी, -1/20. बोलो हाँ या ना? यस सर. तो यहाँ से V2 कितना आया बच्चों? -60 सेंटीमीटर. -60 सेंटीमीटर. बहुत ही माइन्यूट सी कैलकुलेशन है, लेकिन गलती हो जाती है इनमें भी, ध्यान से नहीं करी तो, है ना? तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो शिफ्ट आया है, वो कितना आया है? -60 माइनस ऑफ -24. ये समझ में आया? यस सर. समझ में आया? सो दिस इज -36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. -36 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? कि 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर है, टुवर्ड्स नहीं है. और ये बात आपको समझ में आनी भी चाहिए कि अगर आपने इमेज को, सॉरी, ऑब्जेक्ट को पास में लाया है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट था और ये तुम्हारा आगे की तरफ गया है, अगर तो इमेज पीछे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? यस सर. जानती. सिंस इमेज का वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो यानी रियल इमेज तो बन रही है. बोलो हाँ या ना? रियल इमेज तो बन रही है. अगर रियल इमेज बन रही है, तो फिर डेफिनेटली इमेज दूर जा रही है मिरर से. ये बात समझ में आती है सबको? यस सर. अदरवाइज क्या होता? अगर पास ला रहे हो ऑब्जेक्ट, तो एक और केस ये भी बन सकता है कि वो फोकस से भी आगे निकल जाए, एफ की वैल्यू से भी आगे निकल जाए, तो वो रियल इमेज नहीं बनाएगी, फिर वर्चुअल इमेज बना देगी दूसरी साइड मिरर के. लेकिन वो वैसे भी दिख रहा है कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एफ की वैल्यू ही 15 है और ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं 20 पे. दिख रहा है सबको ये चीज, यस है ना? तो सर. कंफ्यूज नहीं होना है. टूवर्ड्स और अवे पता करने के बहुत तरीके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आगे चले, यस सर. अगला सवाल करेंगे सब लोग. जल्दी जल्दी सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है और क्विक रिवीजन है फॉर्मूले के सारे.
क्रिटिकल एंगल पे है सवाल। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द TIR फ्रॉम अ मीडियम, हाँ बेटा बोलो इरम। सर आंसर बताना था, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। सॉल्व इट प्रीटी फास्ट। आपने पहले से किया हुआ है या अभी किया है? अभी की है सर सर। अभी किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस इज द स्पीड दैट वी रिक्वायर इन नीट, है ना। क्वेश्चन अगर दिख जाता है तो इसी स्पीड से सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, बट अगर इस स्पीड को हम अटेन कर लेंगे ना, हमें फायदा हो जाएगा काफी। ठीक है, कि क्वेश्चन है भी उतना ही। हमें ये पता होना चाहिए कि जो म्यू होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? 1/sin IC से। यस सर। डू वी नो दिस? 1/sin IC, IC यानी क्रिटिकल एंगल। अरे हाँ या ना तो बोल दो, यस सर। है ना। तभी तो साइन इनवर्स 1/u बनता है, IC। ठीक है, तो IC हमें दिया हुआ है सवाल में। IC यानी क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है हमें सवाल में, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो म्यू के वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/45 साइन यस 45। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। √2। तो ये 1/1/√2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 बन जाएगा क्या ऊपर यस जाके? सर। यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई है √2। अच्छा, पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्नेल्स लॉ से निकल जाएगा। यस सर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर अज्यूम कर लेते हैं 3 × 10⁸, है ना। तो ये क्या बन जाएगा भाई? Vm या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम शुड बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √2। अरे वही लगाया है इसमें, n1 sin θ1 शुड बी इक्वल टू n2 sin θ2। स्नेल्स लॉ लगाया है, समझ में आ रहा है सबको ये? यस। n1 की Yes, वैल्यू 1 रख दी है, एयर में 1 हो जाती है ना। अरे यस सर। यस सर। ठीक है, तो वैल्यू कौन सा आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। आगे चले, यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पे सवाल है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हर बार कि आप नए नए सवाल सॉल्व करो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। कई बार कुछ चीजों में पुरानी चीजें रिवाइज करके या फिर कॉमन चीजें सॉल्व करके बार बार आप उस टॉपिक को इतना स्ट्रांग बना सकते हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। क्या आंसर आ रहा है हुदा? सर आपको कुछ पूछना है क्या था या आंसर बता रहे हो बच्चा? 60 डिग्री। आंसर बता रहे हो? यस सर। ओके बढ़िया। 60 आ रहा है क्या सभी का? यस सर। डिस्कस करना है? हाँ डिस्कस तो कर लेंगे बेटा, डिस्कस तो कर ही लेंगे। देखो सवाल क्या बोल रहे हो, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है √3। सिंपल सी बात है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंस के बाद रिफ्रैक्शन होगा, पहला रिफ्रैक्शन R1, है ना। अब इस फिगर से ये चीज आपको दिख रही है कि R1 की वैल्यू 0 है। यस सर। यस सर। कैसे? तो वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है ना, तो फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से 0 है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। वेरी गुड। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ही हमारा 0 हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है हमारा, तो हमारा यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0।
जीरो। ये याद भी रख लेना अगर नहीं याद रहेगा आगे फ्यूचर में, कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ऐसा होता है ना। नॉर्मल इंसिडेंस है यहाँ पे, ये देखो 90 डिग्री पे है ना इंसिडेंस, नॉर्मल के अलोंग साइड ही लाइट रे को इंसिडेंट करा दिया है, तो R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अलावा हमें और कौन कौन सी चीजें पता चल रही हैं? N2 की वैल्यू दे रखी है √3। सारी चीजें लिख लिया करो, सवाल इजी हो जाता है सॉल्व करना। बहुत बार बताया ये बात मैंने। N1 की वैल्यू 1 है क्या, एयर होने की वजह से? कुछ नहीं दिया हुआ होता तो N1 क्या ले लेते हैं? 1। कुछ नहीं दिया होगा तो N1 1 ले लेना है, मतलब N1 मतलब आपको वो मीडियम, सराउंडिंग मीडियम जनरली 1 ले लेना है, ठीक है। पाथ जो है इंसिडेंट रे का वो हमें दिख रहा है क्लियरली, तो हम क्या इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे, A = R1 + R2? यस सर। है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी इक्वल टू R1 + R2। क्या A एंगल ऑफ प्रिज्म है और क्या A की वैल्यू 60 डिग्री है? नो सर। नहीं, A की वैल्यू क्या है, ये 30 वाला डिग्री। एंगल है ना। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये अपने आप कितना बन जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। 30। So that's what you need to put it as A equals to 0 + R2। R2 आ गया यहां से 30 डिग्री, R2 आ गया तो लाइफ थोड़ी इजी हो गई, क्योंकि अब स्नेल्स लॉ लगाया जा सकता है ग्लास में और एयर के इंटरफेस पे। तो पहला लगेगा N1 sin θ1 = N2 sin θ2। यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसमें? नो सर। सर नो सर। N2 sin θ2 कौन से इंटरफेस पे लगाऊं मैं ये? सर एंगल ऑफ इमर्जेंस और R2 के बीच में। R1 तो 0 है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है हमारा, सपोज करो ऐसे निकल रहा होगा, मान लो इमरजेंट रे, तो इस वाले इंटरफेस पे लगना चाहिए ना ये, तो बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्योंकि R2 की वैल्यू भी पता है और निकालना ही इमरजेंस है ना, एंगल ऑफ इमरजेंसी निकालना है, तो दूसरी जगह पे लगा के क्या करेंगे, डायरेक्ट उस पे लगा देते हैं। कितना हो जाएगा ये? N2 इज बेसिकली इमरजेंट रे वाला मीडियम विच इज 1। अरे 1 होगा ना, तो Yes, 1 sir. के साथ क्या आ जाएगा, साइन E एंगल ऑफ इमरजेंस। यस सर। ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 शुड बी मल्टीप्लाई विद साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री। यस सर। अरे आवाज ना आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। R2 अभी अभी निकाला है, ये देखो, है ना। यस सर। यस साइन सर। E कितना हो जाएगा? √3/2। 1/2। यस सर। √3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो E की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 60 डिग्री। 60 डिग्री, है ना, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, तो यहाँ से आ गई E की वैल्यू 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। अगला सवाल। A point source of light is placed 4 meter below surface of water. Refractive index is 5/3. The minimum diameter of disk which should be placed over the surface on the surface of water to cut off all the light coming out of water. अच्छा सवाल है। It will take some time though, थोड़ा टाइम ले लेगा आपका ये। होमवर्क में दूं ये या कर लोगे? तुम होमवर्क करते भी हो वैसे? यस सर। तुम लोगों को मैं चुन चुन के क्वेश्चंस देता हूँ कि भाई तुम्हें अगर ये सवाल करोगे थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, बट तुमको वो करने पड़ेंगे बेटा, है ना। यस सर। एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में ले लो तुम, क्योंकि तुम्हें करने में इसको टाइम लगेगा अच्छा खासा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास होंगे सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है ना तुम्हारे पास? यस सर। सोल्यूशन देख
समझ में नहीं आए तो, लेकिन पहले ट्राई करना डायग्राम बनाने का, है ना। मैंने पूरा गेम डायग्राम का ही है इसमें। अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन देख के समझना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। बट ट्राई टू सॉल्व इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, और तुम्हारा टाइम थोड़ा बचा कम है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन डिस्कस हो जाए काफी सारे। कौन सा सवाल करें? लेट्स सॉल्व दिस वन। हाँ, इसको कर लो। बाई कॉन्वेक्स लेंस से रेडियाई दे रखा है, रेडिया ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दे रखा है 1.5, पावर ऑफ लेंस बताना है। कर लोगे आप ये वाला तो जल्दी कर लोगे। फॉर्मूला याद है सबको? यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस में लेंस मेकर, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले? फोकल लेंथ, तभी तो पावर निकलेगी, है ना। P इक्वल्स टू 1/f। हाँ जी, सर ऑप्शन सी आंसर। ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करें, डिस्कस करें बच्चों। प्रिटी इजी क्वेश्चन आएंगे ऐसा ना, काफी इजी सवाल है। तो सी ऑप्शन हो रहा है। सी आ रहा है सबका? नहीं यस आ सर। रहा है तो कोई बात नहीं, अब देख लो। ये सवाल बहुत इजी है, और ये सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए पेपर में भी, सिंस हमें ये पता है कि पावर होती है 1/f, है ना, 1/f। अब यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे लेंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/f निकालने के लिए, मतलब f निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? लेंस मेकर फॉर्मूला, विच कुड बी राइट। अब देखो, वैसे तो हमने सराउंडिंग के साथ जब लिखा था इसको, तो हमने n1/n2 लिखा था, लेकिन सिंस यहाँ पे एयर है आसपास, एज सच कुछ दिया हुआ नहीं है अलग से, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। दोनों तरफ के जो कर्वेचर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, कूल। तो यहाँ पे सिंस दोनों कर्वेचर की वैल्यू ही 20 है, एक का पॉजिटिव लेंगे, एक का माइनस लेंगे। इज दैट क्लियर? R1 शुड बी पॉजिटिव एंड R2 शुड बी नेगेटिव। क्यों लेते हैं ये बताएगा कोई? सर साइन कन्वेंशन। हाँ, क्योंकि एक का कर्वेचर अगर इस साइड है तो दूसरे का कर्वेचर इस साइड है, अपोजिट साइड है ना, तो दोनों का साइन अलग अलग। 1.5 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो इसको लिख दो 1.5 माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो 1/20 माइनस टाइम्स 1/-20। इज दैट राइट? यस सर। तो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 1/20 प्लस 1/20। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/f का क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, सॉरी, यस सर। 1/20, तो f would be 20 20 सेंटीमीटर। now f will be 20 सेंटीमीटर, तो पावर should be 1/20 which is 5 diopter। क्यों? क्योंकि 20 तो सेंटीमीटर है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दैट राइट? 20 को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻2 से। आया समझ में? यस सर। प्लस 5 डायोप्टर, है ना। दैट इज योर आंसर, सी ऑप्शन। आगे चले। यस सर। यस। सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रैप अप करने से पहले एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी कर लेते हैं सवाल, है ना। इसको सॉल्व करो, ये तुम्हारा होमवर्क नहीं है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन वी विल डिस्कस। इसको सॉल्व करके ही जाएंगे हम लोग। टेलीस्कोप है, has an objective of focal length 100 centimeter, an eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of telescope when the final image is formed at the least distance of distinct vision? अब कुछ चीजें जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सवाल सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले बात तो ये बताओ, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सब माइक्रोस्कोप को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और टेलीस्कोप को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए यूज होता है। हाँ, ये तो पर्पस हो गया, यूजेज में डिफरेंस हो गया। हम उनकी डिजाइन में डिफरेंस पूछे ना बेटा, डिजाइन के ऊपर ही तो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि है ना। सर दो Yes, लेंस sir. यूज होते हैं टेलीस्कोप में, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, और उसमें सिंपल एक कन्वेक्स लेंस होता है माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस नहीं होते? होता है सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है, और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में तो बेटा इरम सही बात है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें दोनों चीजें यूज करते हैं, मतलब आईपीस भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी यूज करते हैं। तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा होना चाहिए, है ना, आईपीस छोटा होना चाहिए। और माइक्रोस्कोप सिंस छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना चाहता है हमें, उसमें हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, आईपीस को क्या रखते हैं, बड़ा या छोटा, किसमें सर? माइक्रोस्कोप में बड़ा सर रखते हैं आईपीस आईपीस। को बड़ा। आईपीस को बड़ा रखते हैं ना, और ऑब्जेक्टिव को छोटा रख देते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। साथ में आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले डायग्राम आप बनाओगे, बनाने का ट्राई करो, और अगर नहीं आया समझ में तो बता देना, मैं डायग्राम में हेल्प कर दूंगा एटलीस्ट तुम्हारी। ठीक है। यस सर। यस सर। सर ऑप्शन 8 20। 20 आ रहा है, क्या चीज, Yes, sir. मैग्निफिकेशन? The least distance पे 25 सेंटीमीटर पे। What is the magnifying power of the telescope when the final image is formed at the least distance of distinct vision? मैग्नीफाइंग पावर आ रही है आपकी 20, ये बोल रहा हूँ। पावर नहीं है सर, पावर नहीं। क्या बात हो गई बच्चा, करो करो सॉल्व करो। एम की वैल्यू क्या आ रही है, एम की वैल्यू ही आंसर होगा ना आपका। रैम मेरा 20 आया है। 20 आया है, 24 है आपका आंसर शायद इसका। हाँ 24 होना चाहिए वैसे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें डायरेक्टली, वो वाला एफ एफ नॉट अपॉन एफ ई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। जब डिस्टिंक्ट विजन होता है ना, तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम जनरली। एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट सॉरी एफ ओ अपॉन एफ ई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे, ये मैग्निफिक जो मैग्नीफाइंग पावर होती है एम जो होता है वो हो जाता है आपका एफ ओ अपॉन एफ ई, राइट। अरे यही होता है ना, एफ ओ अपॉन एफ ई या एफ ओ यस अपॉन सर। यू ई, है ना, एफ ओ अपॉन यू ई। अब यहाँ पे आईपीस जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ पे जो एफ ई है वो यू ई बन जाएगा बेसिकली, एफ, क्योंकि फोकस पे बनेगी ना, जो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेस, वो फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, है ना, और वो कन्वर्ज जहां पे हुई है वही ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा आईपीस के लिए। नहीं समझ में आया? सर आ गया आंसर। कितना सर आया? आगे 24। देखो ऐसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं डायग्राम से। आपको फॉर्मूला लगा के आया है ना समझ में, फॉर्मूला से आया ना आपका आंसर मतलब। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं आपको कि हो क्या रहा है। टेलीस्कोप में एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया है तो, और एक छोटा यस सा आईपीस होगा। छोटा सा क्यों बोला मैंने, क्योंकि टेलीस्कोप की बात हो रही है, राइट। यस सर। छोटा सा आईपीस होता है ना। अब हो क्या रहा है कि टेलीस्कोप है तो ऑब्वियसली बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, कोई सन वन देख रहे होंगे तुम, सन तो नहीं देख पाओगे, चलो माना, सन भी देख सकते हो वैसे तो, पर वीनस वगैरह कुछ दूसरा प्लैनेट देख रहे हो, स्टार वगैरह देख रहे हो, दूर से आ रही है लाइट रेज, है ना। अब अगर दूर से लाइट रेज आ रही है तो पैरेलल रही होंगी, तो इसको कैसे बनाओगे, एक तो जो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा, है ना, तो जो लाइट रे यहाँ से पास हो रही है वो तो सीधी चली जाती है, बोलो हाँ या ना। यस सर। और एक लाइट रे यस सर। पैरेलल आ रही है, ऐसा समझ लो, पैरेलल ही आ रही है, दिख नहीं रही होगी पर पैरेलल है ये, है ना, वो कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे, बोलो हाँ, यस सर। यस सर। है ना। तो ये तुम्हारा सॉर्ट ऑफ क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया, ये एफ ओ बन गया, ये बेसिकली एफ ओ बन गया ये, है ना, और ये बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा ए बी उसके लिए। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये जब तुम यहां से देखोगे अपनी आंख लगा के, है ना, तुमने जब
इस जगह से देख रहे होंगे तुम, ठीक। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं दूर से यहां से आ रही है लाइट रेज, है ना, पीछे से कहीं से आ रही है। तो इसको तुम ऐसे कन्वर्ट करके भी बना सकते हो, ऐसे आ रही है लाइट रेज ऐसे, ठीक है, यहां से कहीं से आ रही है। और यही तुम्हारा होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। और आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस भी यही हो जाएगा क्या बेटा? यस आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस भी यही हो जाएगा, है ना। ए डबल डैश बी डबल डैश बन गया ये बेसिकली, क्योंकि 2 बार हो गया ना, यस सर 2 बार हो चुका है आपका बेसिकली रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस केस में एफओ तो आपका ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका यूई। यूई समझते हो, यस सर आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एफओ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है एफओ की वैल्यू? 100 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर दी हुई है एफओ की वैल्यू। और एफई की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। जो यूई भी आप ले सकते हो, है ना, दैट इज यूई ऑल्सो, ठीक है। तो एम क्या होता है? एफओ अपॉन एफई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफओ अपॉन यूई। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी जल्दी, यस है सर ना। Since Yes, तुम्हारी यस सर। फाइनल इमेज, आंख तो तुम्हारी आईपीस के पीछे होगी, है ना, तो इमेज तो तुम्हारी आंख के ऊपर ही तो ऑब्टेन होगी, आईपीस के ऊपर ही ऑब्टेन होगी। तो तुम्हारी जो फाइनल इमेज बन रही है वो कैपिटल डी डिस्टेंस पे बन रही है। और सबको पता होना चाहिए कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। ये पता है सबको? यस सर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें ये यूज कर सकते हो कि फाइनल इमेज सिंस डी पे बन रही है, तो ये हो जाएगा 1/UE इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D। ये समझ में आया सबको? यस सर ठीक है। और यूई को उठा के आप पुट कर सकते हो इस फॉर्मूले में। तो यहां से जो फॉर्मूला मैं बता रहा था ना तुम्हें, डायरेक्टली तुम्हें यूज करना है, वो आया है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देता समझ ही नहीं आता तुम्हें कि कर क्या दिया सर ने, है ना। ये बन जाएगा FO इंटू 1/FE प्लस 1/D। या इसको सॉल्व करके फर्दर क्या लिख सकते हो तुम? FO/FE इंटू 1 प्लस FID। F/D। F/D या FE/D, FE बाय डी FID। है ना। अब तुम्हें सारी चीजें पता है, तुम्हें बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। सर हाँ बोलो। सर जो आईपीस की फोकल लेंथ लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे? क्या लगता है आपको क्या लेनी चाहिए? सर मेरे को लगता है नेगेटिव लेनी चाहिए क्यों लेनी चाहिए नेगेटिव? सर, ये क्योंकि बहुत ही वो अच्छा सवाल पूछा है, पता है तमन ने। ये मैंने नोट्स में मेंशन किया है तुम्हारे लिए, बताना भूल गया मुझे बताना, क्योंकि बताना क्या भूल गया, मैंने आपको ये बोल ही दिया था कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपको खुद से पढ़ना है, डिस्कस नहीं करना हमें। लेकिन मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिकली, इस चीज को याद भी रखना, तुम बहुत अच्छे से याद रखना इसको। पढ़ो इसको मेरे साथ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो। विदाउट सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली मैग्नीट्यूड। समझ में आया कुछ? मतलब टेलीस्कोप, मतलब वो पूरे ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं यूज करनी? नो साइन कन्वेंशन विल बी यूज्ड, ठीक है। ओके बिना साइन के यूज करना है, टेंशन ही मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ भाई, यस सॉल्व हो जाएगा ये बालकों बालिकाओं। यस सर आ गया। दिस विल बी 100/5, 100/5 हो जाएगा ये FO/FE मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस FE की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? 5/25 5/25, है ना। दिस विल बिकम कितना? 20 इंटू 1 प्लस 1/5, 20 इंटू 1 प्लस 1/5, सो Yes, दिस विल sir. बिकम 24 के अराउंड आएगा तुम्हारा आंसर ना। यस सर यस 24 के अराउंड, क्या 24 ही आएगा, बी ऑप्शन। हाँ जी, समझ में आया सबको? यस सर यस सर। माइक्रोस्कोप का भी एक सवाल प्रैक्टिस कर लेना, समय की कमी की वजह से हम माइक्रोस्कोप का नहीं कर पाए, बट ठीक है, एक दो क्वेश्चंस दोनों की कर लोगे, इनफ है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। बाकी नोट्स को एक बार देख लेना, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो थोड़ा सा। बच्चों कुछ रिस्पॉन्ड करोगे?
यस सर। ठीक है, Yes, sir. जो सवाल बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, कृपया उनको सिंसियरली होमवर्क की तरह लें और सॉल्व करें। क्वेश्चन का अगर फायदा नहीं होता तो मैं डालता भी नहीं, तो कर लेना, है ना, इनको इग्नोर मत करना। यस ठीक है, चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं वेव ऑप्टिक्स के साथ में। यस। किसी को कुछ पूछना है? तो पोलराइजेशन सिलेबस में है? किसी को कुछ पूछना है? सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे हो? तो पोलराइजेशन सिलेबस में है? पोलराइजेशन? हाँ बेटा, बिल्कुल है। पोलराइजेशन है, प्लेन पोलराइज लाइट है, ब्रूस्टर्स लॉ है। मैलस लॉ है सर? आपका मैलस लॉ नहीं है। ओके मैलस लॉ, सर। ठीक है, मैलस लॉ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। बाकी हो सकता है अब उसमें सब्लिमिनली क्वेश्चंस पूछ लें, तो वैसे नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि मेंशन नहीं किया उन्होंने। एनटीए ओके का सर। डाउनलोड करके रखा करो ना यार सिलेबस का, एनटीए ने डाल तो रखा है यस सर। पीडीएफ, है ना, उसको डाउनलोड कर लो, छोटा सा फाइल है वो। ठीक है, ओके सर। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं बाय किसी? सर। नो सर। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय सर। गुड नाइट।